Hello students, this is Sohan Kumar, Maths faculty of Success Coaching Center. सक्सेस कोचिंग सेंटर जो कि रांची का ब्रांड है और रांची के साथ साथ ये मांडर और बेडो में भी उपस्थित है। यहाँ पे आपकी एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बैंक और डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज की भी सुविधा उपलब्ध है। एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस का नया बैच प्रारंभ किया गया है और एक होने भी वाला है जल्दी ही। इसका लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दिया गया है यहाँ पे और अधिक जानकारी के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एक हमारे पास है, दो लगातार 10% तथा 15% छूट के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी? कितने प्रतिशत की होगी? तो चलिए इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो लिखा हुआ है कि 10% तथा 15% छूट के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी? तो यहां पे हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। आप इसमें भी बैठा के इसका आंसर कर सकते हो। जैसे 10% का छूट है तो -10 - 15 और माइनस को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 10 × 15 बट्टा कितना 100/100। तो 1 से 1 0 चला गया तो 15 10 कितना हो गया -25 और ये प्लस में आ जाएगा 1.5, यानी ये आ जाएगा आपका 23.5 माइनस के साथ, यानी 23.5% का क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। 23.5% का छूट मिलेगा, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप यहां पे इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से भी बना सकते थे, मतलब 10% का छूट। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का समान पे 1 का छूट, तो आप उसको 9/10 लिख सकते हो। दूसरा में है 15% का छूट। 15 का मतलब होता है 5 या 15, 5 20 से 100, यानी 3/20, यानी 20 में 3 का छूट, यानी 17/20, 17/20। तो हम बोले 17 9 153 और ये कितना 200, कितना 200। तो हम बोले कितना का कमी है? तो ये 7 हो गया, 60 40 100, सॉरी 7, तो ये हो गया 7, ये हो गया 60 और 40 कितना 100 बटा कितना 200 अब गुना कितना 100, यानी 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी 23.5% की क्या मिलेगी आपको? छूट मिलेगी, यानी ग नंबर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के दो तरीके थे, एक तो आप फॉर्मूला बेस्ड बना सकते हो और एक है सक्सेसिव। इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, यदि 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो केवल 8 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में पूरा करेंगे? कितना दिन में? 10 दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो हम बोले कि आप लोग जानते हो कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी क्षमता गुना क्या? समय। क्षमता गुना समय। वहां लिखा हुआ है 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करके। देखिए, एफिशिएंसी होता है कि कोई आदमी एक इकाई समय पे कितना काम करता है। कोई इकाई समय पे किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं? क्षमता। जैसे 1 घंटे में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा, 1 मिनट में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा, 1 दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा, 1 साल में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा। तो क्षमता अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है समय पे, यानी इकाई समय पे किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। तो हम बोले कि यहाँ है 15 व्यक्ति 8 घंटे कार्य कर एक दीवार को 10 दिनों में क्या कहते हैं? समाप्त करते हैं। तो 15 व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति का एफिशिएंसी मान लेते हैं एम है, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है? एम है, तो 15 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 15 एम होगा। और टाइम हमारे पास 8 घंटा काम करता है 10 दिन तक, तो टाइम हो गया 8 घंटा काम करता है कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो ये हो गया टोटल वर्क, ये क्या निकल गया? वर्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है?
8 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिनों में पूरा करेंगे? तो 8 व्यक्ति, हम बोले 8 व्यक्ति, तो एफिशिएंसी कितना हो गया 8 इंटू एम, यानी क्षमता हो गया, एक आदमी का क्षमता m था, तो 8 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा 8m। अब ये क्या है कि 10 दिन में पूरा करता है कितने घंटे? तो हम मान लिए कि x घंटा में 10 दिन काम करके पूरा करता है, यानी 10 दिन अगर वो x घंटा काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। तो पूछा है कितने घंटे होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, m से m कैंसिल, यानी x बराबर कितना हो गया 15। 15 क्या घंटे, आवर्स, यानी 15 घंटे। यानी वो आदमी जो है, कितने आदमी 8 आदमी 10 दिन काम करेंगे, कितने घंटे 15 घंटे, यानी रेगुलर उसको 15 घंटा काम करना पड़ेगा, यानी खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब किसकी है पुत्र की है, तो उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो हम बोले कि यहां देखिए क्वेश्चन है, सन और फादर का अभी का एज कितना है 99 ईयर है, यानी बेटा का और पिता का अभी सम जो है 99 साल है। कितना साल है 99 साल। अब यहां पूछा है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात होगा, यानी पूछा है सन का और फादर का वर्तमान आयु में क्या अनुपात होगा। तो यहां देखिए हम इसे क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हो तो आप इसको तुरंत निपटा दोगे। जैसे हम बोले कि यहाँ पे देखिए 7 3 10, 7 3 क्या 10। अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन में आप उस समान को ऐसे बांटोगे कि उसका एक फैक्टर आ जाए, यानी 99 का कोई फैक्टर ही रेशियो में डिवाइड होता है। 99 का कहने का मतलब है, जैसे 99 है तो 99 किससे करता है 9 से करता है, 3 से करता है, 11 से करता है, तो उसका फैक्टर ही ऑप्शन में सम में होगा। जैसे हम बोले 7 3 कितना 10, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। 8 3 11, ये पॉसिबल हो सकता है। 9 4 13, 13 के टेबल में 99 आता है क्या? नहीं आता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। और 7 4 11, यानी ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए बी चेक कर लेते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा। हम बोले कि 8 3 11, 11 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना 99, 11 यूनिट का मान कितना 99, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 9। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9। अगर 1 यूनिट का मान 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 तिया कितना 27, और ये हो जाएगा 8 9 कितना 72, 8 9 72। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। 4 गुनी थी मतलब समझिए, अभी बेटे का सन का आयु कितना है 27 और फादर का आयु कितना है 72। बात समझिएगा, सन का अभी का आयु 27 है और फादर का अभी का आयु कितना है 72 है। अब हम बोले कि अगर ये 27 रहा होता फादर का, 27 रहा होता किसका फादर का, तो हम बोले यहाँ पे गैप कितना का हो गया, 12 में 7 गया तो 5, और ये हो गया कितना 6 में से 2 गया तो 4, यानी 45 साल, यानी 45 साल 45 साल पहले का बात कर रहा है, 45 साल पहले का बात कर रहा है। तो बताइए क्या ये 45 साल पहले पैदा हुआ होता? नहीं हुआ होता। क्यों? अभी इसका 27 है, तो 45 साल पहले कैसे बात कर सकते हैं, और उसका 4 गुना तो बात की बात है, पहले 45 साल कम नहीं हो सकता है। तो हम बोले ये खा नंबर भी गलत हो जाएगा, यानी खा भी हमारे हिसाब से क्या है गलत है। अब खा हमारे हिसाब से गलत है। अब हम इसको चेक लेते हैं कि 7 4 कितना 11, फिर से 11 का मान 99 है, 11 का मान 99 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 9, यानी 1 का मान 9 है। तो बताइए सन का एज कितना रहना चाहिए था 9 चौके 36, और इसका कितना होना चाहिए 9 सते 63, यानी अब जो है सन का एज है 36 और फादर का एज है कितना 63। क्वेश्चन में है कि अगर जो सन का एज है फादर का होता यानी 36 होता है, कितना होता है 36, तो गैप कितना का हो गया यहाँ पे 30 और यहाँ पे 3 जाएगा, 30 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 27 साल का। कितना साल का गैप 27 साल का गैप, यानी ये बात कर रहा है 27 साल पहले का। कब का बात कर रहा है 27 साल पहले का, यानी 27 साल पहले, क्योंकि अभी 36 देखिए हम बोले अभी तो 63 था, लेकिन बोल रहा है कि अगर इसका एज फादर का एज
सन का जो अभी का एज है ना उतना होता तो वो 4 गुना होता अपने बेटे का। तो हम बोले यहाँ देखिए 36 है ना, तो हम बोले 27 साल पहले का बात कर रहा है। अगर इस 26 में 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, यानी ये 9 हो गया। अब बोला है कि ये 4 गुना होता। एक बात बताइए, पुत्र की उस समय की आयु की क्या होती 4 गुना। अगर हम इसमें 4 गुना कर दें तो ये 36 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हम बोल देंगे कि इसका आंसर हो गया घ नंबर। घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर बिना ऑप्शन से बताओगे तो ये लंबा चला जाएगा, तो हम बोले कि ऑप्शन ट्राई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। यानी इसका सही उत्तर हो गया, यानी इसका सही उत्तर क्या हो गया घ। घ इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति के पास से 15 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की गति क्या है। देखिए हम बोले एक 300 मीटर लंबी ट्रेन जो एक खड़े हुए व्यक्ति के पास से गुजर जाती है, तो ऐसे केस में हम व्यक्ति को पॉइंट साइज लेते हैं और पॉइंट का डायमेंशन नहीं लिया जाता है। यानी हम बोले कि अगर वो ट्रेन जो है एक आदमी को पास करता है तो पास करने के लिए किसको, ट्रेन को, उस आदमी को पास करने के लिए अपना जितना ट्रेन का लेंथ है उतना पास करना पड़ेगा, तो हम बोले टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 300 मीटर। कितना मीटर, 300 मीटर। और टाइम कितना दिया आपके पास 15 सेकंड में। कितना सेकंड में, 15 सेकंड में। और जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी दूरी को समय से विभाजित करते हैं, तो क्या निकल जाता है स्पीड। क्या निकल जाता है स्पीड। यानी 15 कम 15, 15 दूना 20, यानी एस हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की गति क्या है, अच्छा किलोमीटर पर आवर में चलिए देखते हैं। तो 20 मीटर पर सेकेंड है, और हम बता चुके आप लोग को कि जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो आप उसको 18/5 से गुना कर दीजिएगा। यानी ये हो गया 18/5 और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हम बोले 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 18 चौके 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर, यानी घ नंबर इसका सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे गुना, चलिए देख लेते हैं। 9 4 13 और ये 52, 13 चौके 52, ये हो गया 4, ये चला जाएगा 8 चौके 32, 4 4 चौके कितना 16, यानी इधर हो गया कितना 16, और 16 प्लस कितना 3, 16 प्लस कितना 3, यानी कितना 19, यानी 19 का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन तो आप खुद भी बना सकते हो, 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, तो देखिए साधारण ब्याज में अगर टोटल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कुल ब्याज निकालना है, तो आप कुछ मत कीजिए, समय को इंटरेस्ट से गुना कर दीजिए, समय को रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर से गुना कर दीजिए। यानी 5 साल के लिए 8% का साधारण ब्याज था, तो टोटल 8 बचे कितना हो गया 40, यानी 40% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। उसको एसआई कितना मिलने वाला है 40%, लेकिन 40% किसका 3125 का, तो हम निकाल देते हैं। तो 3125 का 40% का मतलब 2 बटा कितना 5, यानी 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छके 30, 25 से भी काट सकते कोई बात नहीं, 5 छके 30 हो गया, 5 दूना 10, 25 25, 625 दूना कितना हो जाएगा 1250, यानी 1250 हमारा ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है, फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, चलिए देख लेते हैं इसका। तो हम बोले -27 + 13, -27 + 13 यानी -14, 14 चौके 56, यानी ये तीनों को सॉल्व करके कितना आ गया -4। यहाँ देख लेते हैं, डिवाइड में है पूरा का पूरा, हॉल में कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, -20 और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 6, यानी -14, माइनस क्या 14, यहाँ से आने वाला है कितना -14, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 25, 5 3 8, ये हो गया -8 + 8, 20 और 8 कितना 28, यानी यहाँ पे आ गया कितना 28।
तो हम लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय -14 -4, यानी 14 कम 14, 14 दूना 28, यानी -2 -4 इक्वल टू कितना, -6, यानी घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा कहना बस इतना है कि आप हो सके तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, आइडियोलॉजी पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जीडी में पूछे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक है कि ये सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर से उठाया गया है और ये प्रिडिक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको आने वाले शिफ्ट में, जो कि जीडी 2024 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे करते हैं। क्या है, दो नल एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 30 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, टैंक भरने में कितना समय लगेगा, टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। भरने वाला का एफिशिएंसी प्लस में लेंगे तो 15 घंटा में और 20 घंटा में भरने वाला है, 30 घंटा खाली करने वाला है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। 15 का टेबल में 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60, यानी एक भरने वाला का एफिशिएंसी 4 है, दूसरा का 3 है और खाली करने वाला का माइनस। तो जो भरने वाला है उसमें हम प्लस लगा देते हैं और खाली करने वाला का माइनस लगा देते हैं। अब है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब तीनों नल खोल दिए जाए तो समझिए, कहने का मतलब है कि अगर एक नल 15 घंटे में 60 भरेगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 4। उसी तरह एक दूसरा नल 20 घंटे में 60 भरेगा तो पर घंटा कितना भरेगा, 3। इसी को कहा जाता है एफिशिएंसी। 1 घंटा में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो हम बोले 20 दिया कितना, 60। उसी तरह तीसरा नल है सी, जो भी है, सी जो है 30 घंटा में 60 खाली कर सकता है, तो पर घंटा कितना खाली करता होगा, 2 खाली करता होगा। अब अगर तीनों को एक साथ काम करवाया जाए तो ए और बी का एफिशिएंसी तो जुट जाएगा और सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम बोले कि अगर तीनों का एफिशिएंसी बता दो एक साथ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 3 - 2, यानी 4 3 7 में 2 गया कितना, 5। ये हो गया एफिशिएंसी। मतलब अब ये तीनों लोग मिलकर 5 एफिशिएंसी के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। तो भरना है हम लोग को 60 है, 5 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 12 क्या घंटा, यानी 12 घंटा में अब वो जो नल है वो भर जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतना से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 7 10 तथा 19 रहे। क्या रहे, 19 रहे। तो हम बोले कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और इसका बेसिक प्रिंसिपल मैं बता चुका हूं कि ये काम करता है नेगेटिव रिमाइंडर पे। किस पे, नेगेटिव रिमाइंडर, कहने का मतलब है ऋणात्मक शेषफल पे काम करता है। ये क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि 12 15 18 और 27 हमारे पास, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12 15 18 27 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 7 10 19 बचे। 4 7 10 क्या बचे, 19 बचे। तो हम बोले कि अगर 12 से डिवाइड किए तो 4 बचेगा, 15 से 7 बचेगा, 18 से 10 बचेगा और 27 से कितना बचेगा, 19। तो एक बात बताइए कि नेगेटिव रिमाइंडर बताइए। हम बोले 4 बच रहा है ना, अगर 12 से डिवाइड करने पे 4 बच रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। उसी तरह 15 में 7 जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 8। यानी यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर यानी ऋणात्मक शेषफल जो है बराबर है। तो हम कुछ और नहीं करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका आप लोगों को बताया जा चुका है। 27 ले लीजिए, 9 दूनी 18, 2 का मल्टीपल नहीं है। 15 का 3 बचे 15, 5 का मल्टीपल नहीं है। 4 तिया 12, 2 का मल्टीपल नहीं है। तो ये हो जाएगा। तो 5 दूना 10 दूना 20, 27 दूना कितना, 54, यानी 540। एलसीएम हो गया कितना, 540। एलसीएम हो गया 540। अब अगर ये पॉजिटिव रिमाइंडर बार बार देता था तो हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर क्या करते थे,
उस एलसीएम में ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर बार बार क्या दे रहा है, -8 -8 -8। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस नंबर में 540 में 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 500 कितना, 32, 532, यानी ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अगर बनाना हो आपको तो आप क्या कर सकते हो, कि आप क्या कीजिएगा कि 12 में से 4 को घटाइएगा वो इक्वल होगा, 15 में से 7 को घटाइएगा वो इक्वल होगा, 18 में से 10 को घटाइएगा वो इक्वल होगा, 27 में से 19 को घटाइएगा। तो हर बार देखिएगा रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर जो होगा 8 आएगा। यहाँ देखिए 8 8 8 और यहाँ भी कितना 8। तो ये जो रिमाइंडर है उसको एलसीएम इसका निकाल लीजिएगा, 12 15 18 27 का एलसीएम निकाल लीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा 8 को, आपको उत्तर मिल जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ तो यानी ये हुआ कि अगर किसी संख्या को पी क्यू आर से विभाजित करने पर प्रत्येक केस में शेषफल अगर क्यू मान लेते टी मिलता है तो उस केस में हम लोग क्या करते थे कि पी क्यू आर का एलसीएम निकालते थे और उसमें टी जोड़ देते थे। टी क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर बार बार अलग है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास मतलब क्या, रेडियस, अर्धव्यास का मतलब क्या, रेडियस, तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक को 20% बढ़ाया गया, इससे बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए मतलब हम बोले कि अगर लंबवृत्तीय बेलन है तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या, एच। हम बोले क्या पाई में कोई चेंज होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम बोले आर और एच में चेंज है, आर और एच में क्या है, चेंज है। और यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक को 20% बढ़ाया गया, यानी ये जो है डिपेंड करेगा सीधा आर स्क्वायर इंटू कितना, एच में, आर स्क्वायर इंटू एच में। तो 20% अगर बढ़ाया गया है, 20% अगर बढ़ाया गया है तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 में 1 का वृद्धि, 5 में क्या, 1 का वृद्धि, यानी ये नंबर हो जाएगा कितना, 6/5। यानी ये हो गया 6/5 रेडियस का, और हाइट को भी 6/5। तो ये हो गया 216 और ये हो गया कितना, 125। तो ये हो गया 75 6 81 10 91, 91 का वृद्धि कितना पे, 125 पे गुना 100, 25 चौके 100, 25 5 125, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 9 चौके कितना, 36, यानी इतना बटा 5। तो 5 से डिवाइड कर देते, 5 7 35, एक गया 5 दूना 10, 5 8 40, यानी 72.8%, 72.8%, यानी घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये विनकुलम लगा हुआ है। ये क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं कि इसमें बोर्ड मास यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, बोर्ड मास, लेकिन भी से स्टार्ट होता है, VBODMAS। तो हम यहाँ पे भी बोर्ड मास यूज करेंगे, भी का मतलब होता है विनकुलम। क्या होता है, विनकुलम का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर में बार दिया हुआ हो, क्या दिया हो, बार, तो सबसे पहले उसका काम करेंगे। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ यानी क, D से डिवाइड यानी भाग, M से मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, A से एडिशन और S से क्या, सबट्रैक्शन यानी घटाव। तो हम पहले यहाँ पे इसका काम करेंगे। तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2। बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पे देखिए ये 5/2 गुना कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि डिवाइड में है, तो हम बोले 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ तक का वैल्यू हो गया कितना, 5। यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया, 5। यहाँ तक का वैल्यू हो गया पूरा टोटल कितना, 5। अब आगे देख लेते हैं, 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 15। ये हो गया 15। अब 15 15 कितना हो गया, 225। 15 15 225। अब 225 में से 26 में से 225 जाएगा, 26 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा, 199 माइनस में। 199 में से 10 ऐड करेंगे, तो -189, यानी 189 का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बेसिकली कैलकुलेशन आप कर सकते हो रूम में बैठ के। आगे देखिए 12 का,
चार संख्याएं ए बी सी और डी ऐसी संख्या हैं कि उनका समग्र औसत 23 है, ए और बी का औसत 19.5 है, तो सी और डी का औसत क्या होगा, सी और डी का औसत क्या होगा। तो मैंने एवरेज आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो देखिए क्या है कि ए बी सी डी 4 नंबर है, ए बी सी डी 4 नंबर है जिनका औसत कितना है 23, औसत कितना है 23 है। अब मैं बता चुका हूं कि औसत का मतलब अगर चार संख्याओं का औसत 23 है, चार संख्याओं का औसत 23 है, इसका मतलब होता है ए के पास भी 23 है, बी के पास भी 23 है, सी के पास भी 23 है और डी के पास भी क्या है 23 है। औसत का मतलब हुआ कि आप सबको मान लीजिए 23 है, नहीं है मान लेते हैं, लेकिन सबको आप मान के चलो कि 23 इसके पास भी है, 23 इसके पास भी है, 23 इसके पास भी है, इसके पास है, जितने भी नंबर हो सबके पास 23 है। अब क्या होता है, उनका समग्र औसत तो 23 है, ए और बी का जो औसत है वो 19.5 है, ए और बी का औसत क्या है 19.5 है, हमारे हिसाब से 27 है। अब ये 19.5 है और ये भी कितना है 19.5 है, औसत अगर 19.5 है तो यहाँ पे 19.5 है। तो पूछा है कि सी और डी का औसत क्या होगा। तो एक बात बताइए, ये दोनों के दोनों नंबर कितना कम है 23 से, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा 20 मतलब 3.5 कम है, 3.5 कम है। एवरेज ए और बी जो है, ए और बी है 23 जो एवरेज है, उस एवरेज से ये एवरेज कितना कम है 3.5 का है, क्योंकि दो नंबर का है, तो 3.5 ये भी कम है, 3.5 ये भी कम है, तो इसके पास 3.5 ज्यादा होना चाहिए, 3.5 ज्यादा होना चाहिए और इसके पास भी 3.5 क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किससे 23 से, तो हम बोले 23 में 3.5 दोनों के पास ज्यादा होगा, तो ये हो गया 26.5, यही हो गया इसका एवरेज, यही इसका हो गया एवरेज, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। हाँ, एवरेज आप लगा सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक व्यक्ति इतना को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 अलग अलग बैंकों में जमा करता है, जिन पर उसे क्रमशः 4, 5 और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। ओके, वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था। वर्ष के अंत में यानी एक साल के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त जो क्या है ब्याज समान था। क्या था, समान था। ब्याज क्या था, समान था। उसने उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपए जमा किए, उसने उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपए जमा किए। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए, तो हम बोले कि आपको 370,123 यानी 3,70,000 बांटना है। 3,70,000 क्या करना है, बांटना है। अब बांटना नहीं, अलग अलग बैंकों में जमा करना है, यानी 3,70,000 को 3 बैंकों में जमा करना है। एक बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है 4% का, दूसरा से 5% का और तीसरा से कितना का 6% का, तीसरा से कितना 6% का। तो बोला है वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान होगा। ब्याज क्या होगा, समान होगा। उसने उन तीनों बैंकों को कितने कितने रुपए में जमा किए, कितने कितने रुपए में जमा किए। तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो अगर इंटरेस्ट का रेशियो 4, 5, 6 है तो जो प्रिंसिपल होगा जो हम डालेंगे प्रिंसिपल का रेशियो हो जाता है, ये रेशियो अगर रेशियो ले ले तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। अब प्रिंसिपल यानी मूलधन का जो रेशियो है, अगर आप इस 4 के लिए निकालोगे, तो इन दोनों को आपस में गुना कर देना। 6 बचे कितना 30, 5 के लिए निकालोगे तो 6 चौके 24 और 6 के लिए निकालोगे तो 5 चौके कितना 20, 5 चौके 20। तो हम बोले प्रिंसिपल ये था, हमारे हिसाब से ये रेशियो में है और ये टोटल है, तो हम जोड़ देते हैं। तो 4 का 4 हो जाएगा, 2 2 4 3 7 यानी 74। हमारे हिसाब से 74 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 3,70,000। 1 2 3, तो हम बोले 37 एकम 37, 37 दूना 74, 2 एकम 2, 2 पचे 10 यानी 1 यूनिट का मान आ गया 5,000। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5,000। तो बोला है उसने उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपए जमा किए। तो हम बोले ये 30 यूनिट था, 30 यूनिट को 5,000 से गुना करेंगे तो 5 तिया कितना हो गया 15,000। कितना हजार 15,000 यानी 15,000 सॉरी कितना हो गया 15,000 और ये एक जीरो है तो 1,50,000। 1,50,000 खा नंबर में ही बस 1,50,000 है, बाकी का भी चेक कर सकते हो। 24 बचे, 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 2 कितना 12 और यहाँ पे 3 जीरो और 1 2 3 यानी 1,20,000। 1,20,000 देखिए यहाँ पे भी 1,20,000 है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हो। ये ट्रिक नहीं था, ये बेसिकली एक समझने वाला चीज है। जैसे हम बोले, देखिए आप लोग जानते हो SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T बाय 100, P इंटू R इंटू T बाय 100।
अब ये जो ऐसा है दूसरा का ऐसा का बराबर है जब कब मान लेते P1 है इसका R1 है तो ये हो जाएगा P2 इंटू R2 इंटू टी बाई कितना 100 टी बाई 100। हम बोले समय तो बराबर है ना जी, आप 1 साल के लिए जमा कर रहे हो ना, तो अगर हम रेशियो ले ले तो T से T कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ देखिए P2 इंटू R2 इक्वल हो जाएगा P1 इंटू R1 का, P1 इंटू किसका R1 का। यानी अगर हम बोले देखिए यहाँ पे कि P2 बाय P1 निकाल दिया जाए तो आप बोलोगे ये रेशियो हो जाएगा R1 बाय किसका R2 का, R1 बाय R2 का। यानी अगर 2 नंबर रहा तो P2 R1 पे डिपेंड करेगा, P2 किसके R2 का, यानी इनवर्स रेशियो हो जाता है, इनवर्स रेशियो हो जाता है। इनवर्स रेशियो कहने का मतलब है P2 देखिए यहाँ पे है तो R2 नीचे, यानी P2 जो है R2 का इनवर्स है। कहने का मतलब है P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका 1 बाय R का, 1 बाय R का, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय R का, मतलब R P जो है यानी P मतलब प्रिंसिपल, P मतलब क्या प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए अगर इनवर्सली आप लिखोगे तो यही आएगा। यानी अगर I का रेशियो फिर से बता दे रहे हैं यहाँ देख लीजिएगा, हाँ मतलब ये हुआ कि अगर I का रेशियो दिया हुआ है आपको 4, 5 और 6 का, तो P का रेशियो हो जाएगा 1/4, 1/5 और 1/6 का। तो हम बता चुके हैं कि रेशियो को कभी भी इनवर्स में नहीं लिखते, यानी फ्रैक्शन में कभी भी नहीं लिखते। फ्रैक्शन में अगर नहीं लिखोगे तो इसको हटाने के लिए आप कितना गुना करोगे, तो 6 दूना 12 पचे कितना 60 से, तो 4 से काटोगे तो 4 15 बार में चला जाएगा, और ये जाएगा 15 12 60, और ये जाएगा 10 बार में, कितना बार में 10 बार में, यानी 15 12 10 इसका P का रेशियो हो जाएगा। 15 12 10 क्या हो जाएगा P का रेशियो, देखिए उसी का एक मल्टीपल ही तो रेशियो था, 15 दूना 30, 12 दूना 24 और 10 दूना क्या 20। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हो। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने, पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह इसे 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो हम बोले कि ये तरीका 4.5 है और 2.25 है, तो हम बोले इसका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने का तरीका हम बता चुके हैं। तो ये पहले पॉइंट भूल जाइए, डेसिमल भूल जाइए, तो 45 और 225 का एलसीएम हो जाएगा कितना 225। अब क्या कीजिए, एलसीएम लेने के बाद हम बोले सबसे छोटा डेसिमल कितना नंबर के बाद है, तो 1 नंबर के बाद, तो 1 नंबर के बाद चिपका दीजिए, यही हो गया इसका एलसीएम, यही हो गया इसका क्या एलसीएम, यानी 4.5 और 2.25 का एलसीएम हो गया इतना। तो हम बोले 0.5 तो खत्म हो जाएगा, 45 का टेबल में कितना बार में जाएगा 5 बार में, और ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो 10 बार में चला जाएगा, 10 बार में, यानी ए अकेला एफिशिएंसी 5 है और ए प्लस बी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 10 है। तो हम बोल सकते हैं कि बी का एफिशिएंसी भी 5 होगा और ए का एफिशिएंसी भी कितना होगा 5। ये क्या है एफिशिएंसी यानी क्षमता है क्या जाता है। अब क्वेश्चन है, ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए को पहले आधा घंटा इनिशिएटिव दिया गया, मतलब ए को आधा घंटा काम करवा देते हैं, तो पहले बताइए भरना कितना है हमको, तो हमको भरना है 22.5 भरना है, सही है 22.5 भरना है। ए को आधा घंटा पहले चालू किया जाए तो ए 1 घंटा में कितना भर सकता है, 1 घंटा में कितना भर सकता है 5, आधा घंटा में कितना भरेगा 2.5, कितना भरेगा 2.5 भरेगा, तो ये कितना हो गया, हाँ 5 भरेगा तो वो आधा भरेगा, तो ये कितना हो गया आप बोलोगे 20, कितना हो गया 20। अब 20 हो गया, अब क्या है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, अब पाइप ए और बी साथ मिलकर भरेंगे, यानी अब बचा हुआ है 20, अब कितना बचा हुआ है 20। अब इस 20 को ए और बी मिलकर भरेंगे, तो ए और बी मिलकर भरेंगे तो 5 और 5 कितना 10 एफिशिएंसी हो जाएगा, तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, यानी कितना घंटा लगेगा 2 घंटा, यानी इधर लग गया 2 घंटा और 30 मिनट उधर एक्स्ट्रा लग चुका था ए को अलग से, यानी 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक खिलौने को इतना रुपए में खरीद कर 16% हानि पर बेचा गया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए 1125 है, 16% का हानि हो गया, तो बेचा कितना पे होगा, तो आप बोलोगे कि 84% पे, कितना पे 84 पे, 84 6 90 10 100, तो 84 बटा कितना हो जाएगा 100। 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, 25 चौके कितना 100, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी 45 गुना कितना 21।
चलिए गुना कर देते हैं, 5 एकम 5, 4 और 5 दूना 10, 4 14 का 4, 5 4 दूना 8 और 1 कितना 9। फिर से देख लेते हैं, 5 और 4, 5 दूना 10, 4 14 4 में 1, 4 दूना 8 और 1 कितना 9, यानी 945। तो 945 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट्स इतना है और 16 है, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने का तरीका है, सबसे पहले आप गिवन डाटा को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए और बीच का नंबर को सेलेक्ट कर दीजिए, वही उसका माध्यिका होगा। जैसे हम बोले कि मान लीजिए एक नंबर है 5 7 8 3 2, एक नंबर मान लेते हैं, एक नंबर ऐसा है, तो इसका पूछ दिया जाए कि माध्यिका बताइए, माध्यिका। तो हम बोले सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में यानी 2 3 5 7 8 में व्यक्त कर दीजिए। इसका जो बीच का टर्म होता है वही इसका माध्यिका होता है। तो बीच में क्या रहा है 5, तो इसका माध्यिका क्या हो गया 5, इसका माध्यिका क्या हो गया 5, माध्यिका हो गया 5। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को हम सजाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या आने वाला है। हाँ, तो पहले चलिए अरेंज कर देते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारे हिसाब से 6 है, चलिए 6, उसके बाद 6 के बाद है हमारा 8, 8 कितना बार है 8 एक ही बार है, तो 8 एक ही बार। 9 कितना बार है 1 2 बार 9 है, 9 2 बार है। 9 के बाद 10 है हमारा, बिल्कुल 10 है, 10 एक ही बार है, 10 एक बार है। 11 है, 11 भी एक बार है, 11 भी एक बार है। 12 है, 12 12 12 12 भी एक बार है, 12 भी एक बार है। 12 के बाद 13 नहीं है, 14 14 भी नहीं है, 15 15 हमारे पास है, 15 हाँ 15 हमारे पास है, बिल्कुल है 15 हमारे पास है, 15 है। 12 के बाद 15 है, 15 के बाद हमारे पास है 16, 16 कितना बार है 16, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 16 2 बार है, तो 16 2 बार, 16 2 बार, 16 2 बार। उसके बाद 16 के बाद 17 हमारे पास है, 17 है। उसके बाद 18 भी है क्या, 18 नहीं है। 18 के बाद 19, 19 भी नहीं है, 20 नहीं है, 21 है, 21 है। नंबर काउंट कर लेते एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर है बिल्कुल। तो 12 का 6 का पेड़ बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 का इधर गायब, इधर से 6 का इधर गायब, यानी 6 का पेड़ बन गया। तो बीच का नंबर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, बीच का नंबर यहाँ आना चाहिए, यानी 11 + 12, बीच का नंबर यहीं पे आएगा, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया कितना 23/2, यानी 11 पॉइंट कितना 5, 11 पॉइंट कितना 5। तो यही हो जाएगा इसका माध्यिका। तो 11.5 का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पता नहीं एक ही क्वेश्चन में कितना सिंप्लीफिकेशन डाल दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया, पहले इसका काम कर लेते हैं 12 वाला। तो हम बोले 7 5 कितना हो गया 12, 12 हो गया। अब ये तो माइनस में आ गया, 7 5 12, 12 में इधर 6 है तो हो गया -6 9 हो गया, तो 9 - 6 बराबर कितना 3, ये 3 आ गया। ऊपर से यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -3 आ गया, ठीक है, हाँ -3 आ गया। और ये 12 और 15 कितना हो गया 27, 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 24, कितना 24, यहाँ 24 हो गया। 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे, 3 या ठीक कितना हो जाएगा 24, यानी यहाँ तक में कितना आ गया 8। ये 56 है तो 56 बटा कितना हो जाएगा 8, 8 सती 56, यानी 7। ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करना। पहले विनकुलम का सॉल्व कीजिएगा, 7 5 12 माइनस में है, उसके बाद 9 6 यहाँ देखिए 9 6 15, 15 में 12 जाएगा 3 हो जाएगा, ये माइनस के साथ था तो यहाँ पे पूरा का पूरा -3 यहाँ लिख दिए थे। ये 12 5 27, 27 में से 3 गया तो कितना बच गया 24, और 24 का 1/3 8 हो गया, और 8 को डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 9 12 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा। तो आपके पास 2 नंबर दिया हुआ है, पूछा है तीसरा अनुपातिक क्या होगा। तो तीसरा अनुपातिक के लिए हम बता चुके हैं कि अगर तीसरा अनुपातिक निकालना है तो कुछ मत कीजिए, b² क्या कर दीजिए a कर दीजिए, यानी b कितना है 12, 12 गुना 12 बटा कितना 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 4 चौके कितना 16, 4 चौके 16, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, a/b 3/5 है तो इतना का मान कितना होगा। तो देखिए जब भी डिग्री सेम हो तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 3, 5 का वैल्यू 5, तो आंसर आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 3 तिया 9 - 25 बाय 9 प्लस कितना 25, तो ये 25 में से 9 गया तो हो गया -16, और ये 25 और 9 कितना हो गया 34, यानी -8 बटा कितना 17, -8 बटा 17 कहने का मतलब है -8 बटा 17 खा नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी बेलन में एक गोला ठीक ठीक समा जाता है तो गोले के आयतन और बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा? गोला का आयतन और बेलन का आयतन में क्या अनुपात होगा? ठीक ठीक समा जाता है का मतलब समझिए, यानी आपके पास एक बेलन है, इसमें एक सर्कल है जो पूरा का पूरा कुछ सर्कल नहीं है, गोला है, ये गोला है जो पूरा का पूरा इस तरह से बैठ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बोले इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना है r है, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये इस गोला का डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी रेडियस यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा 2r। यानी इस बेलन का जो हाइट है वो हो जाएगा 2r। बेलन का हाइट कितना हो जाएगा? 2r। तो हम बोले कि इसका रेडियस कितना लिए थे? r। तो चलिए देख लेते हैं आयतन में क्या अनुपात होगा। तो हम जानते हैं गोला का आयतन होता है, आयतन होता है गोला का आयतन बटा क्या? बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब और इसका होता है पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसल, r स्क्वायर से ये वाला कैंसल, तो हो जाएगा 4/3 r बटा h। और हम जानते हैं 4/3 और r बटा h है, तो r का r लिख देते हैं और h कितना हो जाएगा? 2r। यानी r कैंसल, 3 दूना 6, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी ये हो जाएगा 2 बटा कितना? 3, 2/3। तो 2/3 कहने का मतलब है का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हमारा 20 क्वेश्चन जो मैथ का था वो खत्म हो चुका है। तो अब इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे YouTube चैनल में बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।